आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, सेशन नंबर 2। हम पिछले को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। आपको पता है सिलेबस में जो है वो ये चीजें हैं। डेफिनेशन हमने देख ली क्या होती है एचआरएम, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ एचआरएम को आज हम देखेंगे। अप्रोचेस टू एचआरएम और बाकी चीजें जो इससे रेलिवेंट है सिग्निफिकेंस एंड स्कोप से, वो अगले सेशन में भी हम देखेंगे। लेकिन आज सिग्निफिकेंस क्या होता है और स्कोप क्या होता है, सिलेबस में इसे इंसर्ट करने का क्या मकसद है, तो ये सब हम आज सारी चीजें आज के हम सेशन में देखेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो सारे का सारा डिपेंड करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके लोगों पे। लोग जितने अच्छे होंगे, जितने कम्पिटेंट होंगे, जितने एफिशिएंट होंगे, उतनी अच्छी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसके लोगों पे जो उसने हायर किए हुए हैं। अगर वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली अच्छा जो है वो वर्क करेगी और साथ ग्रो करेगी। अगर वो लोग कलेक्टिवली बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो तनाज़ुली का शिकार होती जाएगी और ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी, जैसे पाकिस्तान में सरकारी इदारों का हाल है। सिर्फ रिसोर्सेज हैं, उनके पास हर चीज़ है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं या उनका इस्तेमाल अच्छा नहीं किया जा रहा। इसके बाद द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स पीपल। जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की, किसी की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी उसके लोगों पे डिपेंड करती है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी, बर्बादी, तबाही भी उसके लोगों पे ही डिपेंड करती है। कोई बाहर वाले जो है वो एलियंस पे डिपेंड नहीं करती। एचआरएम की अगर बात करें, एचआरएम इज द फंक्शन परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। एचआरएम एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है। जब ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, ये फैसिलिटेट करता है, ये इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लाई काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन अंदाज में उन लोगों का इस्तेमाल किया जाए, बेहतर से बेहतरीन उन लोगों से वर्किंग आउटपुट ली जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट गोल है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव कर पाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनसे आउटपुट लिया जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्रैक कर पाए, अचीव कर पाए। और जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो एसोसिएटेड एम्प्लॉइज हैं, अगर उनके गोल्स हैं वो भी अपने गोल्स अचीव कर पाए, चाहे सोशल हैं या पर्सनल हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेटेड गोल हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने उन गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है एचआरएम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, कैसे मतलब ये एचआरएम वर्क करती है, सिस्टम कैसे एचआरएम का काम करता है, इसे आगे हम जाके देखेंगे। सिंपल जो आपको एक लफ्ज़ हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना है, वो है इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल। लोगों का बेहतरीन तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में उनका इस्तेमाल किया जाए, उनकी स्किल्स एबिलिटीज का। दिस इज द एचआरएम, इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल इज कॉल्ड द एचआरएम। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग। कोई भी चीज़ है वो किसी ना किसी प्रोसेस में, कोई तरीकाकार के तहत जो है वो परफॉर्म की जाती है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, ये किस किस तरह काम करता है, किन चीज़ों पे ये कंसिस्ट है, उसे हम देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, सबसे पहले वो कंसिस्ट है प्लानिंग के ऊपर, एंड उसके बाद आ जाता है अट्रैक्टिंग, उसके बाद डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस, जो इन चार चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है। आई होप सो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। सो इसे डायग्राम में हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में फॉर एग्जांपल हम एक नया हॉस्पिटल बनाते हैं। अब हम
हॉस्पिटल में हमें बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए। तो हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो सबसे पहले हम बैठ के प्लान करेंगे पेपर के ऊपर कि हमें जो है यहाँ पे कितने वार्ड होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, हॉस्पिटल में जो है वो कितने सेक्शंस या हिस्से होंगे। हम उनकी पेपर के ऊपर प्लानिंग करेंगे और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग हम ये तय करेंगे, हमें हॉस्पिटल में अकाउंटेंट भी चाहिए, हमें हॉस्पिटल में नर्सिस भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें सफाई करने वाले भी चाहिए, हमें लेबोरेटरी वाले भी चाहिए, हमें फार्मेसी वाले भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी वाले भी चाहिए। तो हम जितने ये जो लोग हैं, जितनी भी ये जॉब्स हैं, हम उन जॉब्स को डिजाइन करेंगे और उन जॉब्स के आगे रोल्स डिजाइन करेंगे। रोल मतलब कि वो जैसे अगर सिक्योरिटी वाला है तो वो क्या काम परफॉर्म करेगा, डॉक्टर है तो क्या काम परफॉर्म करेगा, सीनियर डॉक्टर है तो क्या काम परफॉर्म करेगा, फार्मासिस्ट है तो वो क्या काम परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं जॉब डिजाइन में। हम जॉब्स को डिजाइन करेंगे, कैटेगराइज यानी करेंगे। तो हम जॉब्स को डिजाइन करेंगे तो ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी किस फंक्शन, किस चीज में। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लानिंग, एचआर प्लानिंग। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा वो बैठ के सारा कुछ ये प्लान करेगा चीजों को पेपर के ऊपर कि हमें जो है वो इस तरह के जो है वो लोग चाहिए और हर जॉब का हम एक डिजाइन तय करेंगे। जैसे एफबीआर है, एफबीआर में भी हर जॉब का एक डिजाइन है। जैसे इंस्पेक्टर है, उसका एक डिजाइन है कि इंस्पेक्टर ने ये काम करना है, कमिश्नर ने ये काम करना है, एफबीआर में सिक्योरिटी वाले हैं, सिपाही हैं, उन्होंने ये काम करना है। तो इस तरह से सफाई वाले हैं, उन्होंने ये काम परफॉर्म करना है, अपील्स वाले हैं, उन्होंने ये काम करना है, आईटी वाले हैं, उन्होंने आईटी का काम करना है। ये सारी चीजें तय की जाती हैं जॉब डिजाइन में। हर जॉब को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो जॉब डिजाइन की जाती है। और ये होता है एचआर प्लानिंग में। ये एचआर प्रोसेस का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शन है या पहला पार्ट है उसका, एचआर प्लानिंग। यहीं से सारी चीजों का आगाज होता है। आपने कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई कंपनी खड़ी करनी है, कोई छोटा सा होटल आपने ओपन करना है, सबसे पहले आप एचआर प्लानिंग ही करेंगे। और आप ये कर भी रहे होते हैं। अब तो आप एचआर में पढ़े, आप अपनी जिंदगी में फॉर एग्जांपल आप एक इवेंट है या छोटा मोटा जो है वो एक एक हफ्ते का शादी का भी इवेंट है, तो आप उसमें भी ये बैठ के प्लान कर रहे होते हैं कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए। हमें जो है वो लाइटिंग के लिए ये रिसोर्सेज चाहिए, खाने के लिए ये लोग रिसोर्सेज चाहिए। आप उन्हें हायर करते हैं टेम्परेरी तौर पे, डेली वेजेस के तौर पे। एक मकान बनाते हैं तो उसमें भी आप प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह प्लानिंग इज दी फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या है एचआर प्रोसेस में, वो ये है कि प्लानिंग तो हमने कर ली, हमने ये कह दिया कि हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने अकाउंटेंट चाहिए, ईटीसी। तो अब क्या लोग आने को भी तैयार हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? क्या अब जैसे हमारे पास जो है वो हार्ट का वार्ड है, हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन वार्ड है हॉस्पिटल में, हम एक XYZ हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो क्या वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स जो है वो आने को भी तैयार हैं? फॉर एग्जांपल हम एक हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं खानेवाल में, और वो जो सीनियर 3 डॉक्टर हैं वो हैं लाहौर में, कराची में। क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी सी है या मीडियम टाइप है और वो खानेवाल में वर्क कर रही है, तो क्या लाहौर से डॉक्टर वहां पे आ जाएंगे? या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतने बेनिफिट्स, परक प्रिविलेजेस दे रही है उन लोगों को, अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या या फिर वो बड़ा शहर छोड़ के छोटे में आ जाएंगे? या फिर और बहुत सारी चीजें। तो अट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉइज को कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे, हम कंपनसेट करेंगे, हम जो है वो आपको आपको ये सहूलियात देंगे, आपको खाना देंगे, ईटीसी, आपको आपको सैलरी मार्केट से ज्यादा देंगे। अक्सर एड्स पे लिखा होता है ना, मार्केट मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी, यानी मार्केट से भी हम बेहतर आपको सैलरी ऑफर करेंगे। तो इस तरह से फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो बड़ा मसला होता है ना, उनका एम्प्लॉइज रिटेंशन का होता है कि वो एम्प्लॉइज उनके भाग जाते हैं थोड़े अरसे बाद। सरकारी इदारों में जुड़े रहते हैं, उन्हें पता है जिंदगी भर में ये हमें जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के आखिरी एयाम में भी, 60 साल के बाद भी, तो सरकारी इदारा हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एंटिटी है। लेकिन प्राइवेट में जो है वो लोग छोड़ देते हैं, आ जाते हैं, फिर नए सिरे से उन ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना पड़ता है लोगों को अपने काम के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड जो स्टेप है इसमें है कि अट्रैक्टिंग एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज को फर्स्ट तो अट्रैक्ट करेंगे, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, काम करें। और ये जो पहला मरहला है मतलब अट्रैक्टिंग में, वो है रिक्रूटमेंट का। जैसे कि किसी को भर्ती करना, जैसे अब आप भर्ती हो रहे हैं एफबीआर में,
तो इसलिए भर्ती किया जाता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है, तो जॉब की तरफ ऐड दी जाती है, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू किया जाता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें इन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह अट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, एक्सटर्नल लोगों को, कि आप आके एम्प्लॉयमेंट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आप हमारे जो है वो मुलाजिम बने। हम्म, पूरा बोल रही। अगर अब किसी का भी माइक अनम्यूट हुआ तो मैं उसे जो है वेटिंग रूम में पुट कर दूंगा और वो सेशन नहीं ले सकेगा ये, एंड इसी तरह आगे ही चलेगा। तो इसी तरह अट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉइज को, सॉरी एम्प्लॉइज मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लोगों को, एक्सटर्नल जो लोग हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और आप हमारे जो है वो मुलाजिम बने, एम्प्लॉइज बने, हम आपको ये सहूलियात देंगे। तो ये जो पूरी अट्रैक्शन का अमल है, इसके ये दिखा के लोगों को फिर उन्हें जो है वो इन किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। जैसे आपको ऐड दी एफबीआर ने एफपीएससी को कहा तो कि ये इंस्पेक्टर्स को प्रिविलेज देते हैं, अगर यही जॉब होती पहले स्केल की या तीसरे स्केल की तो आप कभी भी अट्रैक्ट ना होते, आप इतनी आज मेहनत ना कर रहे होते। तो इस तरह अट्रैक्शन अगर किसी को नजर आती है उसकी एबिलिटी के लिहाज से, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को चूज करता है जाने के लिए। तो अट्रैक्शन के बाद फॉर एग्जांपल एम्प्लाई अट्रैक्ट हो गया, भर्ती हो गया, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, आने के बाद उस वो कुछ नया ही कॉन्सेप्ट देखता है कि ओहो मैंने तो ये सोचा था, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये होगा। जैसे अब आप एफबीआर के में सोच रहे हैं, एफबीआर के बारे में सोच रहे हैं कि एफबीआर में ये होगा, हम पता नहीं आप क्या हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। कल को आप एफबीआर के बारे में आके सोचेंगे ओहो हमने तो इस तरह से जो है वो कुछ और ही जहन में स्केच बनाया हुआ था, मॉडल बनाया हुआ था, ये तो अब हमें और भी स्विच करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, इसे छोड़ के कोई और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाना चाहिए। तो इस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सरकारी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप सोचते हैं कि हमें छोड़ के जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाना चाहिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर आपको ऑफर कर दे, बेहतर सैलरी ऑफर कर दे, बेहतर प्रिविलेजेस ऑफर कर दे, बेहतर बेहतर जो है वो रहाइश वगैरह है या स्टेटस या बेहतर डेजिग्नेशन ऑफर कर दे, तो फिर भी आप अपनी जो है करंट जॉब छोड़ के स्विच कर जाएंगे। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उन्हें दोबारा नए सिरे से नए बंदे को भर्ती करके उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, काम सिखाना पड़ता है उसे जो है वो उन इससे उनका बिजनेस बहुत ज्यादा सफर होता है। तो एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली रिटेन कैसे किया जाए, मतलब उसे ऑर्गेनाइजेशन में रखा कैसे जाए। विर्जन ग्रुप दूसरा तीसरा का आई थिंक बड़ा ग्रुप है एयरलाइन में, और उनके बहुत सारे यूके में जो है वो उनकी सब्सिडरीज हैं। तो वो कहते हैं विर्जन ग्रुप के सीईओ के एम्प्लॉइज को जो है वो इतनी अपने एम्प्लॉइज को इतनी ट्रेनिंग दो, इतनी ट्रेनिंग दो, इतनी स्किल दो, इतनी स्किल दो कि कल को कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसे डबल पे पे जो है वो ऑफर करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ले जाए। वो कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को इतना ट्रेन कर दो, इतना ट्रेन कर दो, उसे जो है इतना काम सिखा दो कि कल को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आए उसे तो ट्रेन करने की जरूरत ही ना पड़े, वो डबल सैलरी ऑफर करके आपके ट्रेंड एम्प्लॉय को, स्किल्ड एम्प्लॉय को, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को वहां से ले उड़े। तो वो कहता है नहीं, बल्कि आप ऐसे ना करो, बल्कि आप अपने एम्प्लॉय को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना फैमिली ओरिएंटेड उसे माहौल दो कि उस वो कभी भी आपको जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे डबल सैलरी भी ऑफर करे, ट्रिपल भी करे, तो यहाँ पे उसे इतना प्यार मिले कि वो कभी भी आपको छोड़ के ना जाए। तो इस तरह बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो एचआर में यूज की जाती हैं एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए। तो जिन वजह से एम्प्लॉय जो है वो लॉयल हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसे छोड़कर कभी नहीं जाता। तो वो स्ट्रेटेजीज आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या सिर्फ उसका हमने प्रीव्यू एक आइडिया देखना था। आगे है जी, हाँ, एम्प्लॉइज रिटेंशन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या एक कंटिन्यूस स्टेप भी इसे कह सकते हैं, वो है डेवलपिंग एम्प्लॉइज। देखें, जब कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो मुसलसल एक एवोल्यूशन, एक इर्तिका का मरहला होता है। मिसाल के तौर पे आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं एफबीआर में, तो अब आप बैचलर बेस पे या मास्टर बेस पे इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो सारी जिंदगी का आपका नॉलेज वही तो नहीं रहना जो एक बैचलर का होता है। तो एफबीआर में उन्हें नए नए लोग चाहिए, नई नई डेजिग्नेशन के लिए। तो उसके जैसे बहुत सारे एफबीआर के विंग हैं, तो उसके लिए आपको भी अपना नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी अपनी इनोवेशन में, स्किल में, एबिलिटीज में, कैपेबिलिटीज में। तो कंटिन्यूसली जो नए नए सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे अभी एफबीआर डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग उनके एम्प्लॉइज हैं वो 90s के भर्ती हुए हैं, तो वो अनफेमिलियर हैं इस नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। सो इस तरह उन्हें नई चीज़ों के बारे में आगाही
नई चीजों के लिए तैयार करना, नई चीजों के लिए प्रिपेयर करना, उनका नॉलेज बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाना, उनकी स्किल्स बढ़ाना, ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीजें भी एक कंटिन्यूस काम है किस डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, जो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है। जब आप फॉर एग्जांपल एफबीआर में इन हो जाएंगे तो आपकी 1 महीने की मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको तैयार किया जाएगा एफबीआर में जो है वो काम करने के लिए। अब जैसे हम 3 साल हो गए आए हैं, तो अब हमारी एक एक सेकंड मैंडेटरी ट्रेनिंग है 15 दिन की, वो हम लेंगे तो हम परमानेंट जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह हमारा प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। तो इस तरह से जो है वो कंटिन्यूअसली आपको ट्रेन किया जाता है डिपार्टमेंट में, आपका स्किल सेट जो है वो इनहेंस किया जाता है, ताकि बेहतर जो है जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं उनके लिए आप तैयार हो रहे हैं। अच्छा, हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ काफी कंफ्यूजन है बच्चों में कि क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है स्कोप, क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो आज हम इस फोबिया को ब्रेक करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। तो इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इम्पोर्टेंस जो है एचआर की, वो है स्टाफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टाफ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रिसोर्स होता है, वसीला होता है, वसाइल होता है। ह्यूमन रिसोर्स इज द की इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में जो है वो जो की इंग्रेडिएंट होता है वो एचआरएम ही होता है। अच्छे लोग होंगे तो अच्छा काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो करेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उतनी ही ज्यादा इनोवेट कर पाएगी, अपने आप को जदीद कर पाएगी। जितने ही ये रिसोर्सेज बुरे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उतनी डिक्लाइन का शिकार होगी। जैसे गूगल कंपनी है, वो कंटिन्यूसली इनोवेट कर रही है, जिद्दत लेके आ रही है, और नोकिया जो है वो डूब चुकी है क्योंकि उसने वो इनोवेट नहीं किया, या वो उसके पास लोग नहीं थे जो गूगल के पास हैं। तो आगे हम और देखते हैं, ये कोटेशन है बहुत अच्छा, जो सोनी कॉरपोरेशन है उसके जो सीईओ है, जो फाउंडिंग जो है वो को सीईओ है, तो जिन 2-4 लोगों ने मिलके सोनी कंपनी फाउंड की थी, तो उनका ये कहना है कि आई एम्फासाइज दिस, मैं इस बात पर जोर देता हूँ, नो मैटर हाउ गुड और सक्सेसफुल यू आर, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं या कितने कामयाब हैं, और हाउ क्लेवर, आप कितने तेज हैं और क्राफ्टी या चालाक हैं, योर बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल यू हायर। वो कहते हैं मैं इस बात पे जोर नहीं देता कि आप कितने अच्छे हैं या कितने कामयाब हैं, कितने तेज हैं या कितने चालाक हैं, बल्कि मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो सारे का सारा, और उस बिजनेस का जो फ्यूचर है उन लोगों के हाथों में है जिन्हें आप हायर करते हैं, जिन्हें आप भर्ती करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर अच्छे लोग भर्ती करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, बुरे लोग भर्ती करेंगे तो 100 साल कामयाबी के बाद भी आपका बिजनेस जो है वो डूब जाएगा, नोकिया की तरह। तो इस तरह कोटेशंस का भी आप सहारा ले सकते हैं। ये बुक का नाम है मेड इन जापान। ये उस बुक से ये लिया गया कोटेशन उनका। ये सोनी जापान की कंपनी है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये है वो है, तो सिंपल है क्या? बिल्कुल सिंपल, अगर क्रैक करें कॉन्सेप्ट वाइज, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, सही सही शख्स को सही जगह पे, सही वक्त पे, सही स्किल सेट के साथ जो है वो लगाया जाए या भर्ती किया जाए या अपॉइंट किया जाए, ताकि वो काम को सही तरीके से सर अंजाम दे सके और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका एक्चुअल गोल है उसे वो अचीव कर पाए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन प्लस रिसोर्सेज, in simply we can say that right person at right place with right at right time with right skill to perform the right time to ultimately to achieve the right results or goals। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सारी की सारी ये है जो इन 5 एरोस में दिखाई गई है। अगर राइट पर्सन जो है, कोई सही शख्स है, उसे राइट रॉन्ग प्लेस पे अपॉइंट कर दिया जाए तो फिर भी गलती है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को जो है वो एफबीआर में अपॉइंट कर दिया जाए तो आई थिंक सारी उसकी भी एनर्जी वेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का भी की भी तबाही। और इसी तरह एक राइट पर्सन है, उसे रॉन्ग टाइम पे अपॉइंट कर दिया जाए तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की तबाही। फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है,
किसी हॉस्पिटल का, वहां पे राइट टाइम पे राइट पर्सन नहीं पहुंचता और रॉन्ग टाइम पे पहुंचता है, तो टाइम तो गुजर गया, तो इट्स मीन के फिर भी खराब। जैसे आईईआर एकेडमी जो है वो आपको जो पेपरों के बाद पढ़ाना शुरू कर दे, तो टाइम तो गुजर गया। ठीक है, तो राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही वक्त पे सही पर्सन का होना जरूरी है। अच्छा, अगर एक राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम अपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, जो जो चाहिए, जो उस काम करने को चाहिए, तो फिर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाही का ही शिकार होगी। तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम ही नहीं हो पाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन ने करना था, जब उस पर्सन के पास जो है वो स्किल्स ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जो है वो राइट स्किल्स के साथ राइट पर्सन को राइट टाइम पे अपॉइंट किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर जो टास्क होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा। जो टास्क है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो उसे पूरा करेगा, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की कर पाएगी, अपनी मंजिल की जानिब जो है वो गामजन हो सकेगी। तो पाकिस्तान में सिर्फ यही है कि रॉन्ग पर्सन राइट प्लेस, या राइट प्लेस पे रॉन्ग पर्सन, या गलत टाइम पे गलत पर्सन जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो इसलिए जो है ना वक्त से पहले जो है वो चीज़ें हो पाती हैं यहाँ पे, और ना कोई, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं दूं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये 2-3 महीने पहले उसे वार्निंग दी थी महकमा मौसमियात ने कि ये चीज़ होने वाली है। तो क्योंकि उसका काम ही ये है कि जो जितनी भी डिजास्टर है उसे मैनेज करना, अगर होती है फ्यूचर में, यानी आपको तो अलर्ट रहना चाहिए, आपको तो तैयार रहना चाहिए, आपका तो एनालिसिस होना चाहिए पूरा। तो मीडिया रिपोर्ट 2-2.5 महीने पहले दे रहा है, लेकिन वो बैठे हुए हैं क्योंकि वहां पे जो पर्सन है वो राइट पर्सन नहीं है, दे आर दी रॉन्ग पर्सन। तो इस वजह से उसका भी आप रिजल्ट डिस्ट्रक्शन ही देख सकते हैं कि जब चीज होगी, जब तबाही होगी, तो उसके बाद क्या फायदा। इस चीजें तो पहले मैनेज करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये है सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब इसे डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, उर्दू में दोनों का एक ही मतलब है, कितनी अहम है एचआरएम, कितनी अहम है, मतलब कि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इदारे के लिए एचआरएम अहम कितनी है। एचआरएम का क्या ये कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कोर अहमियत रखता है, मतलब इसका कोई फायदा भी है, ये सही भी है, इम्पोर्टेंट भी है जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या इट इज जस्ट अ फजूल सब्जेक्ट, ये कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आपको इसका इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि कितनी ये इम्पोर्टेंट है। तो एचआरएम जो है वो एक इंसान से, एक इंडिविजुअल से लेकर एक मुल्क तक के लिए जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे एचआर का इस्तेमाल किया जाता है और किया जा सकता है। सिर्फ जितने भी, जहाँ 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 इंसान मौजूद हैं, जहाँ जहाँ एम्प्लॉय पीपल्स मौजूद हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस की जा सकती है। किसके जरिए? एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा इल्म है जिसका नाम है एचआरएम, उस ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक है एचआरएम, उसके जरिए वो की परफॉर्म की जा सकती है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। वो यहाँ पे ये कहते हैं, नो फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एफिशिएंट एंड कमिटेड मैन पावर। द ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ ऑल वर्क एंड ऑल डेवलपमेंट कम फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम एज अंडर, क्योंकि जितने भी दुनिया में या पाकिस्तान में जितने भी अ, इदारे होंगे, चाहे बिजनेस के हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं, वहां पे साथ सबको इंसान चला रहे हैं, और इंसान जो है वो कोर जो है वो पर्सन है, कोर जो है वो एंटिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो वो जितने ज्यादा अच्छे इंसान वहां पे होंगे उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चलेगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को इंसान चला रहे हैं, तो इसलिए एचआर जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है हर कैटेगरी की जो है वो हर कैटेगरी और हर सेक्टर के लिए। फॉर फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंडिविजुअल है उसके लिए भी एचआर इंपॉर्टेंट है। कैसे आगे देखते हैं। इंटरप्राइज है या बिजनेस है? अच्छा, इंटरप्राइज जो है, इंटरप्राइज बिजनेस को ही कहते हैं, लेकिन ये बिजनेस जो है, इंटरप्राइज मोस्टली लफ्ज यूज होता है इंटरप्रेन्योर के लिए। इंटरप्रेन्योर एक ऐसा बिजनेस होता है जो जैसे जो सर्विसेज का जैसे बिजनेस है उसे इंटरप्राइज कह देंगे। इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में ये फर्क है, इंटरप्रेन्योरशिप कोई लीडर चला रहा होता है, और बिजनेस जो है वो कोई सेठ जो है वो कोई बॉस चला रहा होता है।
तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनजीओ हो गई, सोसाइटी, फाउंडेशन, सबके लिए एचआर इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के लिए एज ए होल, पूरी कौम के लिए एचआर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिविजुअल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, वो छोटा सा बिजनेस चला रहा है, उसकी छोटी सी मतलब शॉप है, उसमें 3-4 उसके मुलाजिम हैं। तो उसके लिए भी क्या एचआर इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या तो वो गल्ले पे बैठा सिर्फ हुक्म देता रहे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सबको जो है वो जानवर समझे, तो इससे सारे उसे नफरत करेंगे। सेठ साहब क्या क्या बुलाएंगे, और जो है वो कुछ देर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे उन्हें मौका मिलेगा भाग जाएंगे। तो इससे अच्छा अगर वो एचआर का इस्तेमाल करे तो वो लोगों को साथ लेके चल सकता है। इट कैन हेल्प द इंडिविजुअल इन accomplishing their goals by adopting the following measures। अगर ये कोई measures अडॉप्ट करता है अपनी छोटे से बिजनेस में, तो वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। मेकिंग राइट एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉइज थ्रू अफेक्टिव मोटिवेशन। तो वो सबको, जो उसके एम्प्लॉइज हैं, हुक्म देने की बजाय मोटिवेशन के जरिए जो है मोटिवेट करके उनसे काम ले। क्योंकि इंसान जो है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। एक पंखा है, एक गाड़ी है जो है, वो उनमें इमोशन नहीं है। उन्हें फ्यूल चाहिए, जो है उन्होंने चल पड़ना है। इस तरह उन्हें एनर्जी चाहिए, उन्होंने चल पड़ना है। लेकिन इंसान जो है वो इमोशनल है, इमोशन उसके अंदर है। तो इसलिए अगर हम उसे इमोशनली ही डील करें, अफेक्टिव मोटिवेशन उसे दें, तो फिर जो है वो ये छोटा बिजनेसमैन अगर मोटिवेट करता रहे अपने एम्प्लॉइज को, तो फिर अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकेंगे बजाय डांट डपट के। तो एक छोटे बिजनेस में भी जो है वो इंतहाई कारआमद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ effectively the available human resources that are available। जो उसके पास चाहे 2 लोग ही हैं, 3 लोग हैं, वो 200 लोगों की कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं उन सिर्फ 2 लोगों से। अगर इस ये जो ओनर है, जो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल बिजनेस ओन करता है, अगर इसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, एचआरएम का इस्तेमाल करे, ये छोटे 2-4 लोगों से भी 200-400 लोगों की कंपनी तक भी पहुंच सकता है। बस बशर्ते ये है कि वो 2 लोगों के साथ भी बहुत अच्छा ट्रीट करे, सलूक करे, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहती है कि इमोशनली उन्हें डील करे, उन्हें मोटिवेट करे। तो वैसे ही उस कॉन्सेप्ट पे अमल करे तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जरूर तरक्की करेगी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ गामजन होगी। तो अगर ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस है या इंटरप्राइज है, तो उसमें भी एचआरएम जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एचआरएम इज ऑफ ग्रेट यूज इन हेल्पिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन फॉलोइंग वेज। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो तो सारे की सारी टीम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। वहाँ तो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के चला रहे होते हैं। तो वो जितने अच्छे तरीके से ग्रुप्स या जितने नंबर ऑफ पीपल्स परफॉर्म करेंगे, उतनी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी। तो पहले वो कहते हैं बाय इंश्योरिंग दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज ए टीम ऑफ डेडिकेटेड competent एम्प्लॉइज। एचआरएम को चाहिए कि डेडिकेटेड और इंतहाई कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को भर्ती करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसने चाहे वो तरक्की करनी है। एक बड़े बिजनेस के लिए एचआरएम सलाह दे रही है। बाय यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए। बाय अट्रैक्टिंग एज वेल एज रिटेनिंग requisite टैलेंट थ्रू द फॉलोइंग इफेक्टिव एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कंपनसेशन, प्रमोशन पॉलिसीज। वो कहते हैं कि एचआर इतनी इंपॉर्टेंट है एक बड़े बिजनेसमैन के लिए, सॉरी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो अच्छे जो लोग हैं, अच्छा टैलेंट है, उसे इन करे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उनकी प्रमोशन पॉलिसी बनाए, उनकी आगे उन्होंने जो तरक्की करनी है उसकी पॉलिसी बनाए। उसके बाद उन्हें कंपनसेशन दे, उन्हें रिवार्ड्स दे, उन्हें बेनिफिट दे, उनके लिए जो है प्रमोशनल पॉलिसीज बनाई। तो ये बहुत डिटेल एरिया है, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। यानी इम्प्लाइज के भर्ती होने से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट से पहले उसकी तरक्की, तरक्की से लेकर उसे तमाम जो प्रिविलेजेस हैं, वो जितनी सारी चीज़ें हैं उनकी तमाम जो प्लानिंग है, जो सारी की सारी डिजाइनिंग है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर करती है बहुत अच्छी, जिससे जिससे एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाई हो सके अपनी जिंदगी में, और कंपनी भी जो है उसकी अगर वो सेटिस्फाई होगा तो बेहतर काम करेगा, और बेहतर काम करेगा तो कंपनी भी बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर एचआर परफॉर्म करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट बेहतर काम की सूरत में आएगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एचआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय डेवलपिंग requisite skills and correct attitude among the employees through the proper training of employees development, performance appraisal and other schemes। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो अप्रेज किया जाए, मतलब उसे अप्रिशिएट किया जाए,
तो उसकी जो अप्रेजल है, मतलब उससे चेक किया जाए कि इसकी पूरे साल की एफिशिएंसी क्या है। उस एफिशिएंसी की बेस पे उसे तरक्की दी जाए, टाइम टू टाइम उसे ट्रेन किया जाए नई स्किल सेट के साथ। जो है वो उसका जो एटीट्यूड है, गोल से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया हुआ है, उसे जो है वो टाइम टू टाइम अलाइन किया जाए उस गोल के साथ कि हमारा ये टारगेट है, हमने ये अचीव करना है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें परफॉर्म करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी बड़े बिजनेस में या इंटरप्राइज में। इंटरप्राइज फिर मैं बता दूं, जो सर्विसेज का बिजनेस होता है उसे इंटरप्राइज कहते हैं। और जो बिजनेस कोई जिद्दत वाला बिजनेस है, जो जिसे इंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, जो कोई लीडर चला रहा होता है, ना कि जो ट्रेडिशनल पुराने जमाने में होता था वैसा नहीं, तो नए तर्ज के अंदाज के जो बिजनेसेस हैं उन्हें इंटरप्राइज कहते हैं। उसके बाद क्या इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देख ली। अब क्या सोशल लेवल पे जो है वो भी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने बिजनेस लेवल पे भी देख ली, सोशल लेवल क्या होता है पहले तो ये बात है कि सोशल लेवल पे कैसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका सोशल या सोसाइटी के साथ क्या काम है। देख लेते हैं इसे। वो कहते हैं कि गुड एचआरएम हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी। अच्छी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इट हेल्प टू इनहेंस द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वर्कर इन दी फॉलोइंग वेज। जो इज्जत है, जो वकार है वर्कर्स का और लेबर्स मजदूरों का, जो उनका एक वकार है मुआशरे में, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो ये उस उनके वकार में बहुत ज्यादा इजाफा करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी, पहले ये देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग सूटेबल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट विच माइट ब्रिंग देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें बहुत अच्छा जो है वो प्रोडक्टिव जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाए, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट ऑफर किया जाए इनसाइड दी वर्किंग प्लेस, बहुत अच्छी हो उनकी, तो वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करें, यूनिलीवर होगी, कोक होगी, तो इस तरह जो मल्टीनेशनल्स हैं, तो वो बहुत ही अच्छा बाटा होगी, सर्विस होगी, तो बहुत अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी जो है वो उन्हें सैलरीज ऑफर करते हैं, बहुत अच्छी उन्हें हेल्थ जो है वो बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, इंश्योरेंसेस ऑफर करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बसेस हैं, पूरा स्ट्रक्चर है। फिर उनके बच्चों के लिए तालीम वगैरह का भी चीज़ें ऑफर करते हैं। तो इस तरह फिर एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं बहुत ज़्यादा। और सोसाइटी में भी एक प्राइवेट कंपनी है जिसका कोई नाम नहीं है, वो बंदों को रखते हैं, निकाल देते हैं, और उसके मुकाबले में एक बाटा सर्विस कंपनी है, एक ब्रांड है कोई कपड़ों की, कोई भी एक्स वाई जेड, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मूवी लिंक है, यूफोन है, तो लोग जो है वहाँ पे काम करने को प्रेफर करते हैं कि जी ये हम जाती तौर पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। सोसाइटी में इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पैक्ट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा जो है वो ट्रीट करती है। जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं, कोलगेट, यूनिलीवर, पेप्सी, कोक, ईटीसी, तो यहाँ पे जॉब करने को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दी ऑर्डिनरी जो आम प्राइवेट पाकिस्तानी कंपनीज हैं उनके मुकाबले में। इवन के पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज के भी मुकाबले में यहाँ पे इन मल्टीनेशनल में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे एक इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए थे हमारे साथ, तो होंडा में थे वो, सीएम में उन्होंने किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा हम उन्हें कहते रहे कि आप कंटिन्यू रखें, लेकिन वो उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। जब वो आए एफबीआर में, तो 2018-19 की बात है, तो उन्होंने देखा 2-3 महीने, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया भी नहीं, इंटीमेट भी नहीं किया, और वो जो है वो चले गए अपनी वापस होंडा की जॉब को ज्वाइन कर लिया दोबारा। तो इस तरह से जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा वहाँ वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है, स्कैटर्ड है हर चीज़, तो वो वापस चले गए। वो कहते हैं मैं वहाँ पे खुश हूँ। तो इस तरह जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो ऑफर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो साइकोलॉजिकली, मेंटली तौर पे जो है वो इंतहाई सेटिस्फाइड होते हैं। और सोसाइटी में भी जो है वो उन्हें जो एक एक मिलती है, एक ओनर मिलती है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैं हुवावी में एम्प्लाई हूँ, मैं मूवी लिंक में एम्प्लाई हूँ, तो उसे जो ओनर मिलती है वो भी उनके लिए काफ़ी सेटिस्फेक्शन का बाइस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, पूरे सोशल लेवल पे होगा, सोशल सर्कल में होगा।
आगे वो कहते हैं मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड जॉब सीकर्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड नीड्स। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा मेरिट के ऊपर ही लोगों को भर्ती करेगी और उन लोगों को भर्ती करेगी जिन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। जैसे ये होंडा टोयोटा सारे जो कंपनीज हैं, ये राइट पर्सन को ही हमेशा जो है ऑफर करती हैं। ऐसे नहीं है कि होंडा टोयोटा यूनिलीवर लिप्टन और जो है वो सुप्रीम, इन सब में जो है वो कोई सिफारिश पे लोग भर्ती हो रहे हो। तो जो सही लोगों को मेरिट के ऊपर ही भर्ती करते हैं और लोगों का ट्रस्ट भी है सोसाइटी में कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही भर्ती करती हैं। बाय हेल्पिंग पीपल मेक देयर ओन डिसीजन दैट आर इन देयर इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर चीज हुक्म चलाया जाए। तो बहुत सारी जो काम है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो इम्प्लाइज के ऊपर खुद भी, क्योंकि खुद भी छोड़ देनी चाहिए कि उनके ऊपर वो खुद डिसीजन लें। जो छोटे मोटे मामलात हैं, जैसे कोई कैंटीन होनी चाहिए या ईटीसी कुछ भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाइज की वेलफेयर के लिए, कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए, तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं, जो प्रपोजल सजेशन है, वो इम्प्लाइज को खुद भी राइट देना चाहिए कि वो खुद कर सकें या खुद जो है वो कह सकें, रिकमेंड कर सकें और वो करवा सकें हायर मैनेजमेंट से। जो बेतहाशा जो है वो एनर्जीज वेस्ट होती हैं, ह्यूमन एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ देयर नॉर्मल एनर्जी एंड हेल्थ। तो जो सम टाइम ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जहाँ पे बेतहाशा आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही होती हैं, इंसानी वसाइल जो हैं, और टाइम, इंसानी वसाइल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तीनों वेस्ट हो रहे होते हैं और आउटपुट सिफर होती है। तो इस तरह भी अगर ये चीजें जो है एलिमिनेट करना इंतहाई जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब ये एलिमिनेट होंगी तो फिर जाके वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर जो है वो काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो जब से हम अपॉइंट हुए एफबीआर में 2-3 साल से, तो हमने हमने जब ट्रेनिंग भी की, वहां भी मैंने ये बात की 2019 में, और तमाम दूसरे इंस्पेक्टर्स ने भी बात की जो भी ट्रेनिंग में थे, कि हमारा जो 90% होता है काम, वो हर रोज का वो ये होता है रिपोर्टिंग के ऊपर। रिपोर्ट देनी होती है एक दिन में जो है वो अजीबो गरीब जो है वो कई कई रिपोर्ट देनी होती हैं कि कितने टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड हैं, 2020 में कितने थे आज के दिन। जैसे आज मैं अभी रिपोर्ट बना के आया हूँ कि 8 सितंबर 2020 को जो है वो कितने रजिस्टर थे, 8 सितंबर 2021 को कितने थे, 8 सितंबर 2022 को कितने हैं, और उन्होंने कितना टैक्स दिया, इन्होंने कितना दिया, इन्होंने कितना दिया, तीसरा उसमें था ऐसा कुछ कुछ करके। तो इस तरह से जो 90% जो काम होता है, मतलब जो जो मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में, वो रिपोर्टिंग से रेलिवेंट है। मतलब जो एक्चुअली काम है टैक्स मशीनरी का, वो फील्ड में जाए, जाके टैक्स इकट्ठा करे, टैक्स की कलेक्शन के ऊपर काम करे, टैक्स के स्कोप के ऊपर काम करे कि कहाँ कहाँ से मजीद किया जाता है। तो ज्यादातर जो काम है वो रिपोर्टिंग के ऊपर है। तो रिपोर्टिंग के ऊपर इसलिए है, जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में लोग हैं, वो एक ऑफिसर नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो जितने भी ऑफिसर हैं वो आए रोज, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई चीज मांगता रहता है। तो हमारे सारे इंस्पेक्टर्स जो है वो, जो लोग हैं, हमारी जो मशीनरी है, वो ज्यादातर रिपोर्टिंग के ऊपर लगी हुई है। तो इतने सारे हालांकि सिस्टम में सब चीजें हैं, मतलब सिस्टम में सब चीजें निकाली जा सकती हैं इस्लामाबाद लेवल पे। तो इस तरह बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो इंसानी वसाइल हैं, जो ह्यूमन एनर्जीज हैं, वो वेस्ट होती हैं। जो उन्हें फोकस होना चाहिए टारगेट के ऊपर, वो फोकस जो है डाइवर्ट होता है रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो वेस्टेज होती है। तो बजाय कि ये वेस्टेज को खत्म किया जाए, तो फिर ही हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अकेडमी में इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ जो है वो एग्जाम पास करना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस ये हो, सारा दिन आप व्हाट्सएप पे बैठे हैं 5 घंटे, 5 घंटे फेसबुक के ग्रुप्स में बैठे हैं, और अगले 3 घंटे जो है वो आप कहीं और पे, किसी और वेबसाइट्स पे बैठे हैं, तो आपका जो है दिन में जो है 90% फोकस तो है इधर उधर घूमने पे हो गया। आप चाहे 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 बहाना स्टडी का हो, लेकिन चाहे अगर आप कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटी, इट्स मीन आप घूम रहे हैं, आप डिजिटली घूम रहे हैं, ग्रुप्स में घूम रहे हैं इधर उधर। तो आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये टाइम सेव करना चाहिए। तो इस तरह जो इम्प्लाइज हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो इम्प्लॉयमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं हो रही है तो उसे रोकना चाहिए। अच्छा, वो आगे वो कहते हैं कि ये तो था सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है। सोशल लेवल पे मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आके, एक दफा दोबारा मैं बता दूं, आके इन वेस्टेजेस को खत्म करती है। और इस अब आप सरकारी इदारे देख लें जितने भी हैं पाकिस्तान में, तो वहां पे जो है ये वेस्टेज बहुत ज्यादा है। जितने भी वेस्टेज हैं वहां पे, आपने विजिट किया होगा दफ्तरों में, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे रेस्ट कर रहे हैं,
जो है वो मौज कर रहे हैं, तो यानी वेस्ट ही हो रहा है। जो काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, रेस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो वहां भी वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। तो इस तरह जितने भी तकरीबन काफी सारे इदारे हैं, तो वहां पे ये वेस्टेज हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की। अगर एचआरएम सिस्टम हो जाए तो उनसे काम लिया जाए सबसे। तो इस वजह, और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, सारी चीज़ों का इस वेस्टेज का इम्पैक्ट हो रहा है पूरी सोसाइटी के ऊपर, सोशल सिस्टम के ऊपर। पूरी सोसाइटी में जो है वो जो पाकिस्तान जो है वो कलेक्टिवली जो है वो डिक्लाइन फेस कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, सारे इदारे डिक्लाइन में है तो पाकिस्तान डिक्लाइन में है। आगे वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस क्या है एचआरएम की। हमने पहले देखा इंडिविजुअल लेवल पे, फिर हमने दूसरे नंबर पे देखा बिजनेस या इंटरप्राइज लेवल पे, तीसरे नंबर पे हमने जो है वो देखा सोशल लेवल पे कि अगर पूरे सरकारी इदारों में लोग रेस्ट करेंगे तो पूरी सोसाइटी में जो है वो पाकिस्तान जो है उससे इफेक्ट होगा। तो पूरे सोशल सोशल या समाजी इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है अगर किसी इदारे की परफॉर्मेंस नहीं है। अगर किसी इदारे की परफॉर्मेंस है तो पूरी सोसाइटी में उसका अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, लोग उससे मुस्तफीद होते हैं। जैसे कुछ अच्छे हॉस्पिटल हैं सरकारी, पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, वहाँ पे नाम भी है और वो कुछ नहीं है। तो आगे वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स गोल मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन फॉलोइंग मैनर्स। ये जितनी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेसेस को छोड़ के, ये अब उनकी बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे फाउंडेशन है, चाहे ईदी है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे यूनिवर्सिटी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो भी गोल है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतरीन मच्छर को गड्डी से करे थी। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर बहुत ही अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स अचीव कर सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बॉडी हो सकती है। द फर्स्ट इज दैट अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द रिक्वायर्ड टैलेंट। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जो उन्हें रिक्वायर्ड टैलेंट है उन्हें जो है वो हायर करे, उसके बाद रिटेन करे, उसके बाद जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो उनके अंदर जो है वो इंसर्ट करे ट्रेनिंग के जरिए। उसके बाद अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसे उसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मोटिवेटिंग देम एंड चेंजिंग देयर अप्रोच टुवर्ड वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआरएम जो है बहुत इफेक्टिव काम करती है कि मोटिवेट रख सके अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा बुरा वक्त बहुत आता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे, तो एचआर में जो लीडर्स होते हैं, जो हायर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि हम बुरे वक्त में जो है वो निकलेंगे इन सिचुएशन से, इन हालात से, और हम जो है वो चेंज लाएंगे दुनिया में या अपने मुल्क में। तो इस तरह ये चीज़ जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है कि मोटिवेट रखा जाए एम्प्लॉइज को, इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इन फ्यूचर अ टीम एट कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉइज। हर और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास एक इंतहाई डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए जो हर सिचुएशन, इमरजेंट सिचुएशन में जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बुरे बुरे हालात में बेहतरीन हालात की तरफ जो है उसका रुख मोड़ सके। तो सिक्योरिंग विलिंग कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, ग्रीवनेस एंड हैंडलिंग ईटीसी। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनके कोई खदशात हैं, कोई मसाइल हैं, तो उन्हें जो है वो सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, कंप्लेन सिस्टम, फीडबैक दे एम्प्लॉइज, तो उसे फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया जाए। फीड फॉरवर्ड मतलब कोई फीडबैक देता है कि ये मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे जो है वो उसका जो मैनेजर है अगर वो अच्छा सलूक नहीं करा, सुपरवाइजर है, तो उसकी भी उसे भी सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए ताकि छोटे एम्प्लॉइज का इस्तेसाल ना हो सके। जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि असल ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके वर्कर ही चला रहे हैं ना कि जो है उसके मालकान चला रहे हैं। तो और मोटिवेट रखा जाए एम्प्लॉइज को। तो इस तरह बहुत सारी और चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो नॉन बिजनेस हो बिजनेस हो, उसे उसके गोल तक ले जाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। जो डिटेल चैप्टर्स हैं आगे जाके हम उन्हें उसमें देखेंगे, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। आगे वो कहता है कि क्या नेशनल लेवल पे एचआरएम की इम्पोर्टेंस है, क्या मुल्क में भी एचआरएम कोई किरदार अदा करती है, या जस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल या बिजनेस लेवल पे ही होती है एचआरएम।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो कह रहे हैं कि एचआरएम प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन फॉलोइंग वेज। किसी भी कौम की तरक्की में मदद देने के लिए एचआरएम बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। वो फर्स्ट पहले कहते हैं, judicious utilization of natural, physical and financial resources of nation requires an efficient and committed workforce। जितने भी जो वसाइल हैं, चाहे कुदरती वसाइल हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे माली जो है वो इक्तिसादी वसाइल हैं, जो कोई कौम होल्ड करती है, उन वसाइल का एफिशिएंट और बेहतरीन अंदाज में जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाए एक अच्छी वर्कफोर्स और अच्छे लोगों एम्प्लॉइज के जरिए। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे जितने भी इदारे हैं, उन सबको चला तो कोई ना कोई वर्कफोर्स रही है ना कोई लोग ही चला रहे हैं। तो किसी कौम की तरक्की में एचआरएम इस तरह किरदार अदा करती है कि उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसे जो वर्कफोर्स उन रिसोर्सेज को ऑपरेट कर रही है, रन कर रही है, वो वर्कफोर्स बेहतरीन हो। और वो बेहतरीन कौन प्रोवाइड कर सकता है? वो सिर्फ एचआरएम ही प्रोवाइड कर सकती है। जहाँ जहाँ एचआरएम का सिस्टम होगा, वहाँ पे ही वो वर्कफोर्स है वो इंतहाई बेहतरीन रिक्यूर होगी, और वो आगे एफिशिएंसी के साथ उससे कामों को सर अंजाम देगी, और कलेक्टिवली मुल्क का फायदा होगा। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एचआरएम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, वहाँ पे जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हुक्म है, बादशाही है। तो इस वजह से भी जो है वो सारे के सारे तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। आगे वो कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज डिपेंडेंट ऑन द स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। वो कहते हैं किसी भी मुल्क की जो मुआशी तरक्की है, वो डिपेंड करती है उसके लोगों पे, उनके रवैयों पे, और उन वैल्यूज पे जो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो होल्ड करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, वो लोग हैं, वो इंतहाई ईमानदार हैं। तो हर जगह वो एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारी ग्रो कर रही हैं। इसका आप उल्ट समझ लें, मैं एक दफ़ा कम्युनिकेट कर रहा था, एक चाइना की कंपनी थी, जो ट्रॉफीज वगैरह होती हैं, ये शीशे का सामान होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि एक मुझे सैंपल ट्रॉफी जो है वो भेज दें, तो उनकी एक एम्प्लाई को। तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा था, तो मैं उसे बता बैठा, मैंने कहा मैं जस्ट सैंपल उनका फ्री था, तो मैंने कहा आप सैंपल भेज दें, बट मेरा बाद में इरादा नहीं है कि जो है मैं आपसे 1,000 इस तरह बल्क ऑर्डर लूँ, मैं जस्ट सैंपल ही देखना चाहता हूँ। तो उसने जब ये बात सुनी, उसने कहा कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अगर किसी ने बाद में ये लेनी हो चीज़, तो उसे ही हम सैंपल भेजेंगे। तो मैं उसके साथ जो है वो अनकमिटमेंट नहीं कर सकती, ये डिसऑनेस्टी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई वर्कर है तो वो कैसे काम कर रहा है? तो इस तरह जो बाहर के लोग हैं वो इंतहाई लॉयल हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो कहते हैं, "हाँ, इसी से तो हमारा घर चल रहा है, इसी से तो हम चल रहे हैं, इसी से तो हमारा मुल्क चल रहा है।" तो इस तरह जो है एक लॉयल वर्कफोर्स जो है वो क्रिएट की जा सकती है ह्यूमन रिसोर्स के जरिए। और जो रवैये हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के, वो भी एचआर के जरिए बदले जा सकते हैं। और जब ये रवैये बदलेंगे कलेक्टिवली, तो फिर पूरी नेशन जो है वो बदलेगी, और वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमिकली, पूरी नेशन जो है वो अपलिफ्ट होगी। अब जितने भी इस टाइम पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चल रही हैं, जो नॉन गवर्नमेंट है, मतलब जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को ज़्यादातर। तो अगर ये तमाम सरकारी इदारे हो, उनमें अच्छी एचआर सिस्टम आ जाए, तो कलेक्टिवली वो अच्छा परफॉर्म करें, तो कलेक्टिव इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे, नेशनल लेवल पे उसका होगा। तो इस तरह एचआर जो है वो कोर है हर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की और मुल्क की। आगे वो कहते हैं, इट एड्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी अच्छी एचआरएम पूरे मुल्क के तमाम इंतजामी ढांचे में होगी, उतना अच्छा जो है मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। इट असिस्ट टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट। जब एचआर सिस्टम अच्छा होगा किसी भी मुल्क के ज़्यादातर इदारों का, तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें भी जो है बेहतर सहूलियात मिलेंगी उन इदारों के एम्प्लॉइज़ को, और वो कलेक्टिवली एक बेटर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। और वहाँ से जो हुकूमत को रेवेन्यू आएगा, तो हुकूमत भी वो वापस रिवर्स वहाँ पे लगा सकती है, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ बदलें और बेहतरी की तरफ जो है वो उनके हालात गामजन हो सके। तो एचआरएम जो है वो सारी डील करती है लोगों से, और हर जगह ये इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी लेवल हो, बिजनेस लेवल हो, इंडिविजुअल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, या गवर्नमेंट लेवल हो।
तो ये थी सारी एचआर इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। और ये नहीं आपने देखना कि जस्ट ये हमने सिर्फ यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट पढ़ लिए हैं तो यही है। तो इसके अलावा जितने भी जगह इंसान जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे अगर एचआरएम यूज हो सकती है तो वहाँ वहाँ के लिए एचआरएम इम्पोर्टेंट है। तो आप और भी बहुत सारी चीजें अपने से जोड़ सकते हैं। इम्पोर्टेंस में सारा कुछ आ जाता है जहाँ पे एचआरएम अच्छा रोल प्ले करती है। आगे आते हैं स्कोप ऑफ एचआरएम, ये दूसरा हमारा टॉपिक है एग्जाम का। इसमें स्कोप क्या है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था। इम्पोर्टेंस स्कोप, इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया, आप बाकी खुद देखिएगा इम्पोर्टेंस क्या होती है। स्कोप क्या है एचआरएम का, वो कह रहे हैं कि बहुत वास्ट है, कवर्स ऑल द मेजर एक्टिविटीज इन वर्किंग लाइफ ऑफ ए वर्कर फ्रॉम टाइम इंडिविजुअल ईटीसी। वो आई थिंक इसे हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसे स्कोप को आसान करते हैं। स्कोप क्या होता है, पहले स्कोप को देख लेते हैं, स्कोप होता क्या है, देन बाद में हम आएंगे स्कोप ऑफ एचआरएम के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरा गौर से देखना है आपने। वो यहाँ पे कहते हैं जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, हम अक्सर बात नहीं करते यार, मेडिकल का बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। हम क्यों कह रहे होते हैं ऐसे बात, मतलब हम कह रहे होते हैं कि यार डॉक्टर का इसलिए ज्यादा स्कोप है क्योंकि हर जगह जहां भी सेहत इन्वॉल्व है, सेहत का मामला इन्वॉल्व है, वहां पे डॉक्टर ने तो लाजमी होना है। डॉक्टर तो उसका बेसिक जो है वो फंडामेंटल पिलर है सेहत से मामले से रिलेटेड। अगर एफबीआर की भी मैं अगर बात करूं, जो हमारे बड़े ऑफिस हैं, जैसे मैं मुल्तान में था तो वहां पे बकायदा एक डिस्पेंसरी थी, तो इस तरह बड़े जो ऑफिस हैं उसमें डॉक्टर भी होगा। तो जहाँ भी सेहत होगी और सेहत हर इंसान की जरूरी है तो वहां पे डॉक्टर जरूर होगा, तो इसलिए मेडिकल का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो इस तरह हम अक्सर कहते हैं कि हमें मेडिकल करना चाहिए, एमबीबीएस करना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप बहुत वाइड है, उसका दायरा कार बहुत वसी है, आपको कहीं भी जॉब जो है मिल सकती है। इस तरह एक और सब्जेक्ट भी है स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या शुमारियात, इसका भी अक्सर हम बात करते हैं कि इसका यार स्कोप बहुत ज्यादा है। जॉब के हवाले से नहीं मैं बात कर रहा, मेडिकल की बात थी, जॉब के हवाले से या उसकी एरिया के हवाले से, अब मैं स्टैट की बात कर रहा हूँ इसके नॉलेज के हवाले से। अब स्टैट जो है वो हर जगह यूज होती है, मतलब कि अब इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान का बजट है तो हर बंदे के लिए इतना आसान नहीं है कि उसे एक एक फिगर बताई जाए, ये है वो है, डेफिसिट इतना है जो है वो, रेवेन्यू इतना कलेक्ट हुआ, स्टैम्प ड्यूटी इतनी कलेक्ट हुई ईटी से। तो हम उसे जस्ट फिगर्स बता देते हैं, कुछ जो है वो लेबल्स, कुछ चार्ट्स की शक्ल में जो है वो हम सामने चीजें रख देते हैं जो बहुत हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो स्टैट जो है वो हर जगह यूज होती है, एक एक घर से लेकर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक मुल्क में हर जगह स्टैट का इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल में भी इवन का स्टैट का इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, 1.5 महीना पहले जो है मेरी बेटी पैदा हुई, तो मैंने पूछा कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे चले जाएं स्टैटिक्स ऑफिस में। मैंने कहा यहाँ पे स्टैटिक्स ऑफिस का क्या काम है। तो मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे बाहर लिखा हो स्टैटिक्स ऑफिसर। तो मैं अंदर चला गया, वहाँ पे तो पूरे 4-5 लोग थे। तो मैं दिल में सोचा था कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का क्या काम है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना चाहिए। तो फिर वो कंप्यूटर पे बैठे थे, फिर बाद में मुझे पता चला जब मैंने सर्टिफिकेट बनवाया कि वो हॉस्पिटल में कितने लोग आए हैं, किस बीमारी से रेलिवेंट कितने लोग हैं, कितने लोग जो है वो कितनी शिफ्ट में इन हुए हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ जो है वो पेशेंट्स को हम डील कर रहे हैं किस कैटेगरी में। तो वो इस तरह स्टैट का वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और आई थिंक वो पता नहीं डेली बेसिस पे या पता नहीं ऐसे जो भी उनका टाइम लाइन है उस पर वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर भिजवा रहे हैं। तो इस तरह हॉस्पिटल में भी स्टैट का काम है। तो इस तरह एक इवन के हमारी एकेडमी तक में भी जो है वो स्टैट का काम है। हर जगह पे स्टैट जो है वो यूज होती है। जैसे ये एक पोस्ट है मेरी, जब रिजल्ट का था तो वहाँ पे इस तरह स्टैटिकल फॉर्म में मैंने बताया, एनालिसिस जो है हम करते हैं ना वो स्टैट फॉर्म में करते हैं, जो आसानी से हम कर पाते हैं। तो इस तरह स्टैट का हर जगह इस्तेमाल है। तो इस तरह अगर बात करें एक सबसे बड़े एरिया की जिसका हर जगह पे इस्तेमाल है, वो है कंप्यूटर साइंस। स्कोप ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, इसका तो हर जगह पे इस्तेमाल है। अगर आप ये क्लास भी ले पा रहे हैं तो ये सिर्फ कंप्यूटर की मदद से ही ले पा रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आप इसका जो है वो आप आज ये एकेडमी भी ना होती, मैं पढ़ा भी ना रहा होता और आप पढ़ भी ना रहे होते।
तो आईटी और कंप्यूटर साइंस का हम बात करते हैं अक्सर कि बहुत ज्यादा स्कोप है। आई थिंक सबसे ज्यादा इस टाइम पे स्कोप है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं फाइनली अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि एचआर का क्या स्कोप है। ठीक है, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एचआर का भी क्या कोई स्कोप है। मतलब स्कोप का मतलब है दायराकार, फैलाव। मतलब उसका मतलब है कि एचआर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कितने एक्सटेंट तक, किस हद तक फैली हुई है, किस एरिया तक, किस डोमेन तक, यानी किस इलाके तक इसका स्कोप है, कितनी रेंज में इसका स्कोप है। कोई भी आप लफ्ज कर लें, एक्सटेंड कर लें, एरिया रेंज कर लें, कहाँ तक जो है वो दायराकार जो है वो फैला हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो अब हम जैसे कंप्यूटर का दायराकार हर जगह फैला हुआ है, शुमारियत का दायराकार भी हर जगह, और इस तरह मेडिकल का दायरा, सेहत जहाँ पे इन्वॉल्व है हर जगह, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दायराकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो अब हम इसे जाके स्टडी करते हैं नेक्स्ट। तो अब मुझे पहले ये बताएं सारे कि आवाज़ आपको सबको आ रही है क्लियरली। जी आ रही है सर। ठीक है, हम यहाँ पे एक सिर्फ 50 सेकंड का, 50 मिनट का, 50 सेकंड का, सॉरी 50 सेकंड का ब्रेक लेंगे, एक मिनट का। सो अभी फिर मैं आपको 50 सेकंड के बाद दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जी वेलकम बैक। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एचआरएम का कहाँ कहाँ पे स्कोप है, किस किस जगह पे एचआरएम इस्तेमाल होती है, किस एरिया में, किस रेंज, किस हद तक एचआर जो है वो इस्तेमाल होती है। स्कोप का मतलब है दायराकार कितना बड़ा है एचआरएम का, और यानी कैपेसिटी क्या है, उसका फैलाव कहाँ तक है, किस 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 जगह जो है और कहाँ कहाँ तक एचआरएम जो है वो फैली हुई है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के किस किस एरिया में, किस किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किस किस डिपार्टमेंट में जो है वो एचआरएम फैली हुई है और वहां पे इस्तेमाल हो सकती है। ये तमाम चीजें जो है वो आती हैं स्कोप में। जैसे कि अगर हुकूमत का स्ट्रक्चर देखा जाए, हुकूमत के इदारे देखे जाएं, हुकूमत के जो है वो मिनिस्टर्स के जो है वो सेक्रेटेरिएट्स देखे जाएं, तो हर जगह पे जो है वो एचआरएम का इस्तेमाल हो सकता है। हुकूमत के हर इदारे में, हर हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन में, हर हुकूमती बॉडी में एचआरएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर यूनिवर्सिटी में एचआरएम का इस्तेमाल हो सकता है। कोई छोटी सी दुकान है तो वहां भी एचआरएम का इस्तेमाल हो सकता है। कोई कंपनी है तो वहां भी जो है वो एचआरएम का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे एचआरएम इस्तेमाल होती है। उनके हॉस्पिटल्स तक में जहाँ पे डॉक्टर्स का एक्चुअली काम है, तो वहाँ भी एचआरएम ही इस्तेमाल होती है कि अच्छे डॉक्टर भर्ती कैसे करने हैं, उनसे काम कैसे लेना है, उनकी तरक्की कैसे होनी है, उन्हें सैलरीज कैसे मिलनी है। तो हर जगह एचआर ही इस्तेमाल होती है। तो इसका जो दायरा कार है, जो फैलाव है, वो बहुत वसी है। जैसे इवन कि एक कोई मस्जिद ही क्यों नहीं है, एक कोई मदरसा क्यों नहीं है, वहाँ पे अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छी इंतजामिया चाहिए मस्जिद के लिए। तो तमाम वो भी एचआर ही डील करती है। अच्छे आलिम चाहिए, वो भी एचआर ही डील करती है। तो एचआरएम का जो स्कोप है, जो दायरा कार है, जो उसका फैलाव है, जो उसका यूजेज है, फैलाव का मतलब है इस्तेमाल, यूजेज,
तो सिर्फ यहाँ तक नहीं है जस्ट, बल्कि वो बहुत वसी है, बहुत लार्ज है, हर जगह पे फैला हुआ है। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। जिस तरह आईटी का स्कोप बहुत ज्यादा है, हर जगह फैला हुआ है, मेडिकल का जैसे सेहत तक है, स्टैट का लिमिटेड है, लेकिन एचआर का स्कोप इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हर एरिया में, हर जगह पे, जहां 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 इंसान है, जहां पे लोग हैं, वहां पे इसका मतलब एचआर का स्कोप है, दायराकार है। सिंपल अगर इसे करें वन लाइन डेफिनेशन में, तो वो ये कहते हैं, एवरीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम इज कनेक्टेड विद द पीपल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अगर लोग हैं, अगर पीपल हैं, लोग हैं, तो इसका मतलब वहां पे एचआर भी है, क्योंकि एचआर एसोसिएटेड है डायरेक्टली लोगों के साथ, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं तो इसका मतलब एचआर है। और दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लोग ही होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं फिर थोड़ा सा सिंपली यहाँ बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लोग होंगे, तो वहां पे जो है वो एचआरएम लाजमी होगी, एचआरएम का वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं ये तो हर जगह है। पाकिस्तान या दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे एलियंस चला रहे हो। हाँ, अब नई ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी है जिसे कंप्यूटर, जिसे टेक्नोलॉजी चला रही है। तो इस तरह से जो है वो जहाँ जहाँ इंसान होंगे वहाँ पे एचआरएम का इस्तेमाल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। और इतना इसका वाइड लार्ज स्कोप है। अब आप यहाँ पे जितना मर्जी पेपर में लिखते जाएं, जो मर्जी लिखते जाएं, कितना ज्यादा इसका स्कोप जो है वो फैला हुआ है। तो इसलिए ये शुरू वाली स्लाइड दोबारा उस पे आते हैं। वो कहते हैं कि एचआर का स्कोप बहुत ही वास्ट है। तमाम मेजर जो एक्टिविटीज हैं वर्किंग से मुतालिक, वर्किंग लाइफ ऑफ ए वर्कर, एक इंसान जो है वो जब इन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, भर्ती होता है, उसके वहां पे स्टे करने तक, उसके रिटायर होने तक, और रिटायरमेंट के बाद डेथ होने तक, और डेथ के बाद आफ्टर डेथ उसकी फैमिली के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं एचआर में। और उसका, उसने काम क्या करना है, कैसे करना है, उसकी जॉब डिजाइन क्या होगी, उसकी टास्क कैसे होंगे, उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक होगी, उसे जो है वो एफिशिएंसी पे रिवार्ड कैसे मिलेंगे, उसे सजा कैसे मिलेगी बैड परफॉर्मेंस पे, सारे के सारे जो हैं चीजें जो है वो एचआरएम के अंडर आती हैं, इसके स्कोप के अंडर आती हैं। इतना इसका वसी स्कोप है। फ्रॉम टाइम टू टाइम एन इंडिविजुअल इंटर इनटू ऑर्गेनाइजेशन अंटिल ही और शी लीव्स कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एचआरएम। कोई आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे, छोड़ के चला जाता है, सब चीजें एचआरएम में आती हैं। एचआरएम में जहां भी लोग हैं और लोगों से जितने जुड़े जितने भी मामला हैं, एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज से जुड़े जितने भी मामला हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें टैकल डील जो है वो करता है सिर्फ एचआरएम, उन्हें एंटरटेन करता है एचआरएम। और वहाँ पे हमें गाइडलाइन भी, उन्हें बेहतर कैसे बनाए, सोल्यूशन भी, वे फॉरवर्ड भी जो है वो सिर्फ एचआरएम ही देता है। वे फॉरवर्ड कहते हैं आगे का लाए हम। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वो कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम, नेचर ऑफ एचआरएम, एम्प्लाई हायरिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। एम्प्लाइज एंड एग्जैक्ट, एम्प्लाइज को तनख्वाह कैसे मिलनी है, उजरत उनकी कैसी हो, मोटिवेट कैसे करना है, एम्प्लाइज मेंटेनेंस, अगर एम्प्लाइज जो है वो बिगड़ जाते हैं उन्हें सही कैसे करना है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो मजदूरों के हकूक वगैरह हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। और ये सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे और मामला जो है वो स्कोप ऑफ एचआरएम के अंडर आते हैं। अच्छा, कोई भी जो चीज़ की जाती है ना वो सिस्टम के स्कोप ऑफ एचआरएम में, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल अलग-अलग पढ़ेंगे। तो काफ़ी बड़ा ये एरिया है मतलब। अच्छा, कोई भी जो चीज़ है वो सिस्टम के ज़रिए की जाती है। सिस्टम जो है उसके बगैर कोई प्रोसेस, अगर किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी प्रोसेस, किसी वे में, किसी फ्रेम में जो है वो किया जाए, किसी स्टेप्स में किया जाए, तो इजीली जो है हम उसे कर पाते हैं। अगर कोई अनऑर्गेनाइज वे में चीज़ें चलती जाएं, अनऑर्गेनाइज सिस्टम के जरिए, तो फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। हर हर काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे हेल्थ केयर और मेडिकल की बात करें, तो हेल्थ केयर और मेडिकल में भी एक प्रॉपर सिस्टम है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट लिख के देता है आपको, फिर इंजेक्शन लगते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं। इस तरह जो है ज़्यादा बीमार हैं तो एम्बुलेंस आपको लेके जाती है, फिर डॉक्टर जो है उस पर आपको राय देते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी को ग्रोथ और बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, अच्छी
हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। तो हेल्थ केयर जो है वो पूरा मैनेजमेंट का, मेडिकल का एक पूरा सिस्टम है जो डॉक्टर लोग जो है वो चलाते हैं। तो इस तरह जैसे एक लॉ है, मुल्क में जो अदालती निज़ाम है, एक लीगल सिस्टम है पूरा, किस तरह केस फाइल होते हैं, किस तरह जजेस फैसला देते हैं, किस तरह चीज़ें सुलझाई जाती हैं, ये सारा। इस तरह गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, हुकूमत का अपना स्ट्रक्चर है, हुकूमत का की पार्लियामेंट है, सेनेट है। तो वहाँ पे जो है पार्लियामेंट है, उसके 2 फ्लोर्स हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट, वहाँ पे हुकूमती लोग बैठे हैं। तो हुकूमत का भी एक काम करने का पूरा स्ट्रक्चर है कि कैसे हुकूमत काम करती है। तो हर चीज़ को, स्ट्रक्चर का मतलब है सिस्टम है पूरा। तो हर चीज़ को काम करने के लिए एक सिस्टम रिक्वायर होता है, एक निज़ाम रिक्वायर होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारा भी कुदरत ने एक कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है पूरा, कि इस तरह ये निज़ाम जो है वो काम करेगा, कि इस तरह इंसानी जिस्म में अगर कोई भी एक चीज़, कोई भी एक ऑर्गन खराब होता है, तो इसका मतलब निज़ाम पूरा अफेक्ट होता है उस ऑर्गन खराब होने से। तो इसलिए डैमेज होती है हमारी हेल्थ। इस तरह बारिशों का अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पानी का जो है वो एक सिस्टम बनाया हुआ है, कैसे बर्फ गिरती है। तो इस तरह हर चीज़ जो है वो, चाहे कुदरत ने क्रिएट की है, अल्लाह ताला ने जंगल का एक सिस्टम बनाया हुआ है जानवरों के रहने के लिए, उनकी खुराक के लिए। तो कुछ नेचुरल सिस्टम है, कुछ मैन मेड सिस्टम है। तो हर चीज़ एक सिस्टम के ज़रिए की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो हमने पढ़ ली, नॉलेज भी हमने पढ़ लिया। क्या इसका भी कोई सिस्टम होगा? क्या ये किसी तरीके से, किसी अंदाज में की जाएगी, या ऐसे ही बस जो है वो हवा में, जी हाँ ये है, ऐसे कर लें वैसे कर लें? तो जी बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा निज़ाम है। वो पूरा सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक स्टेप्स हैं उसके, वहाँ पे जो है वो चीज़ों को टैकल किया जाएगा। दी फर्स्ट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? जैसे कोई सिस्टम होता है, कोई निज़ाम होता है ना, तो निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिस्से होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिन पे वो मुश्तमिल होकर वो निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? उन कंपोनेंट्स को आए हम यहाँ पे देखते हैं, जिन पे ये एचआरएम सिस्टम चलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। द फर्स्ट पार्ट इज दैट के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वहाँ पे चाहिए कैसे लोग, जॉब डिज़ाइन तय किया जाता है, कितने लोग चाहिए, क्या क्या काम के लिए चाहिए, उनकी सैलरीज क्या होंगी, कैसे वो काम करेंगे। ये सारी चीज़ें प्लान में प्लान की जाती हैं। उसके बाद उन लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर लिया जाता है, उनके भर्ती का पूरा निज़ाम बनाया जाता है, पूरा सिस्टम बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सिलेक्शन जो है वो उनकी की जाती है। जब निज़ाम बन गया भर्ती का, तो पूरी उनकी सिलेक्शन की जाती है अच्छे लोगों की। जैसे अब आप में से अच्छे लोगों को जब सिलेक्ट किया जा रहा है एफबीआर के लिए, उसके बाद जब लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उन्हें ओरिएंटेशन दी जाती है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक छोटी सी उन्हें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगाही दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इसका बैकग्राउंड ये है, इसका फ्यूचर ये है। जैसे हमने आपको ओरिएंटेशन लेक्चर दिया था शुरू में पहले दिन, तो इस तरह ये ओरिएंटेशन दी जाती है। और जब वो एम्प्लॉइज आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उन्हें, या शुरू में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम इस तरह से करना है। उन्हें तो नहीं पता होता कुछ भी कैसे काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम, स्ट्रक्चर, पॉलिसीज है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें। फिर ट्रेनिंग के बाद उनकी डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए जो है मजीद उन्हें कोर्सेज वगैरह, ट्रेनिंग जो है वो जो है वो ऑफर की जाती हैं। उन्हें फ्रेश करने के लिए जो है वो हर साल रिफ्रेशर कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। अ, कुछ सर्टिफिकेशन भी ऑफर की जाती हैं। तो इस तरह उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाता है। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो एवेल्युएट किया जाता है। अगर ये सारे काम हमने कर लिए, अगर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तो क्या फायदा होता है भर्ती करने का? तो एम्प्लॉइज कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसे पूरा हम एवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। तो वो सारी चीज कहलाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो हम महीने बाद या साल बाद, हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो हम देखते हैं कि जी ये एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे 5 जो है वो मार्क्स या 5 स्टार एम्प्लॉय का दर्जा देना चाहिए। ये पुअर परफॉर्म कर रहा है, इसे 0 स्टार देने चाहिए। ये दरमियाना परफॉर्म कर रहा है, इसे 3 स्टार देने चाहिए। तो इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम हो सकता है। जैसे हम आपको कर रहे हैं, कि आप एम्प्लॉइज तो नहीं हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे
कि जैसे आप स्टूडेंट हैं तो हम आपकी मार्किंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करती हैं उनके काम के लिहाज से, और उन्हें रेटिंग और ग्रेडिंग देती हैं। और अगर कोई एम्प्लॉइज बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो फिर उसे कुछ एडिशनल जो है वो बोनसेस बेनिफिट्स की सूरत में दिए जाते हैं, उसे कुछ कंपनसेशन दी जाती है सैलरी के अलावा। तो और उसके अलावा जो उनकी सैलरीज होती हैं, दूसरी कंपनसेशन होती हैं, रिवार्ड्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो है वो भी एचआर सिस्टम में ही तय किए जाते हैं। ये कंपोनेंट है एचआरएम सिस्टम का। उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट, जब वो भर्ती हो गया, काम करना उसने शुरू कर दिया, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है, उसे कंपनसेशन बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, अब उसकी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ऊपर से ऊपर जाए, मतलब हाई डेजिग्नेशन की तरफ जाए। तो उसके लिए कैरियर डेवलपमेंट का एक प्लान होता है पूरा, कि किस तरह वो छोटी पोजीशन से कंपनी के सीईओ तक या डायरेक्टर, जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वहां तक जा सकता है। तो ये पूरा कैरियर डेवलपमेंट प्लान हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, तो जिससे इम्प्लाइज और ज्यादा मेहनत करके और तरक्की करके जो है वो ऊपर वाली पोजीशन पे भी जा सकता है। तो ये पूरा सिस्टम है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसे कहते हैं एचआरएम सिस्टम। इस सिस्टम को यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने अंदर एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं, इंसानी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो तयशुदा गोल है उसकी तरफ लेके जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम, स्कोप ऑफ एचआरएम एंड एचआरएम सिस्टम। सो जो लास्ट दो स्लाइड्स हैं ये आपने खुद पढ़नी है। इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंस नहीं है, एक मैं आपको बात बता दूं, जस्ट ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके अलावा और भी हर जो चीज़ है जहाँ पे एचआरएम इस्तेमाल हो सकती है वो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। ये स्कोप भी जो है वो इसका बहुत ही वसी है, सिर्फ इस स्लाइड तक नहीं है कि ये स्कोप है, बल्कि आगे भी जो है वो आप अपने से भी जोड़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हर जगह जहाँ इंसान मौजूद है वहाँ पे एचआरएम का स्कोप है, उसका दायरा कार है। सो आज का सेशन हमारा एंड होता है। जो भी स्टूडेंट क्लास लीव करना चाहे वो जा सकता है, और जो लीव नहीं